बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारिम कोचिंग सेंटर में खुश आमदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, हम पाकिस्तान अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। प्री पार्टीशन इरा को हम लेके चल रहे हैं। 1857 से हमने स्टार्ट किया और 1857 से लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट इस इरा के अंदर हुए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को किया, इसी तरह 1858 1861 के जो इंडियन कौंसल एक्ट थे वो भी कर लिए, 1892 का एक्ट भी किया। फिर उसके बाद जो है हमारे पास पार्टीशन ऑफ बंगाल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, और उसके बाद शिमला डिप्यूटेशन, और उसके बाद हम आ गए हैं आज जो हमारा टॉपिक है वो है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कब हुए थे? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आपके पास 1909 को हुए। इस मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहा जाता है, और इसको एक और नाम इंडियन कौंसल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। इंडियन कौंसल एक्ट 1909, इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहा जाता है, और इसको इंडियन कौंसल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स इसको इसलिए कहा जाता है, मिंटो उस वक्त वायसराय था, गवर्नर जनरल था इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का, और जो मॉर्ले था ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। इसको स्टार्ट करने से पहले इसके फीचर्स, इसकी सैलिएंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, उससे पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पस मंजर क्या है, इसके पीछे कौन सी बातें थी कि उन्होंने जो मिंटो और मार्ले थे, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्ले, वो रिफॉर्म्स लेके आए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक और कौंसल एक्ट दिया 1909 के अंदर। ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो आपके पास ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो इंडिया में काम कर रही है, जो इंडिया के अंदर काम कर रही है, जो वर्क कर रही है, वो दो एस्पेक्ट के ऊपर काम करती थी। ठीक है, दो एस्पेक्ट के ऊपर वो काम करती थी, काम कर रही थी। ठीक है, बैक वक्त एक तरफ वो पॉलिसी ऑफ टाइटनिंग इख्तियार करती। क्या, कौन सी पॉलिसी? पॉलिसी ऑफ टाइटनिंग इख्तियार करती, पॉलिसी ऑफ टाइटनिंग। ठीक है, एक तरफ वो पॉलिसी ऑफ टाइटनिंग इख्तियार करती, और इस पॉलिसी ऑफ टाइटनिंग के थ्रू लोगों पर दबाव डाला जाता, उनको सजाएं दी जाती, लोगों को सजाएं देते, और हिंदुस्तान के लोगों को, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो पॉपुलेशन थी, जो लोग थे, उनको प्रेशराइज किया जाता ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि वो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उनके ऊपर जो मुसल्लत है, वो उनके खिलाफ बात ना करें, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपनी हुकूमत को, अपने रूल को आसानी से, आराम से, विदाउट एनी प्रेशर वो चला सके। लेकिन उसी वक्त एट द सेम टाइम, अगर उस एरिया के अंदर, अगर उस इरा में, उस टाइम पे रेजिस्टेंस अगर बढ़ती, तो अवाम को खुश करने के लिए फिर ब्रिटिश क्या करते, वो दूसरी पॉलिसी को अडॉप्ट करते, जिसको हम पॉलिसी ऑफ रिलैक्सेशन कहते हैं। ठीक है, दो एस्पेक्ट यही थे, एक पॉलिसी ऑफ टाइटनिंग, और फिर अगर रेजिस्टेंस बढ़ती उनके खिलाफ तो फिर वो दूसरी पॉलिसी पे आते, पॉलिसी ऑफ रिलैक्सेशन। और इस पॉलिसी के जरिए वो नया कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट देते। इस पॉलिसी के जरिए इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के लोगों को एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट दिया जाता। ठीक है, और उनको इस कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में मराहत दी जाती, ताकि वो अवाम जो है वो सेटिस्फाई हो सके, और हुकूमत के साथ या हुकूमत के खिलाफ कोई मसाइल पैदा ना करे। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या किया,
जो 1857 में जो हमारे ऊपर वो आए, हमारे ऊपर काबिज हुए, हम कॉलोनी बने, तो उन्होंने क्या किया, प्रोसेस ऑफ इसकी जो पहले जो उन्होंने क्या किया, जो हमें पॉलिसी ऑफ रिलैक्सेशन की तरफ लेके आए, तो उन्होंने क्या किया, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस में उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1858 में, उन्होंने एक एक्ट दिया, फिर उसके बाद जो है 1861 के अंदर एक एक्ट वो लेके आए, महज 3 साल बाद, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1861 का, इसके ऊपर एक अलहदा से लेक्चर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। फिर महज 3 साल बाद ही 1861 के अंदर, 1858 के बाद 1861 के अंदर एक और एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, वो भी मौजूद है चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। फिर वो भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे सका, तो फिर इन्होंने क्या किया, एक और कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट दिया 1892 के अंदर, लेकिन वो भी फ्रूटफुल रिजल्ट ना दे सका। तो फिर ये एक और डॉक्यूमेंट लेके आए, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स की शक्ल में 1909 के अंदर। इसके अगर एक और एस्पेक्ट को देखें, पॉलिटिकल अवेकनिंग, ठीक है, एक और जो है आपके पास बैकग्राउंड के अंदर आप एक हेडिंग देख सकते हैं कि पॉलिटिकल अवेकनिंग। ठीक है, पॉलिटिकल अवेकनिंग, सियासी बेदारी। 1904 के अंदर पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिहाज से आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस तो शुरू है। 1904 के अंदर जो है एक वार होती है रशिया और जापान के दरमियान। रशिया और जापान की तरह, रशिया उस वक्त नो डाउट सुपर पावर, रशिया जो था बगैर किसी शक के एक सुपर पावर था, और जापान एक छोटा सा मुल्क था। लेकिन सुपर पावर होने के बावजूद रशिया जो है उसको शिकस्त हो जाती है, और जीत कौन जाता है, जापान की जीत हो जाती है। महज एक छोटा मुल्क है, लेकिन छोटा मुल्क होने के बावजूद जापान जो है विन कर जाता है, इसको डिफीट कर देता है। जब उसको डिफीट होती है, तो इससे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, उनके माइंड में, उनमें जो है एक परसेप्शन डेवलप होती है कि जापान एक छोटा सा मुल्क है और इतनी बड़ी ताकत को उसने हरा दिया है। अगर एक छोटा सा मुल्क को, एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा मुल्क एक बड़े मुल्क को हरा सकता है, एक सुपर पावर को हरा सकता है, तो हम एक ब्रिटिश से आज़ादी हासिल क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ से जो है लोगों के अंदर, जो हिंदुस्तान के लोग थे, उनके माइंड में एक परसेप्शन डेवलप हुई कि हम भी कुछ कर सकते हैं अगर हम आगे आए, अगर हम आवाज़ उठाएं, अगर हम जो है अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह 1905 के अंदर, 1905 के अंदर एक अहम इवेंट होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल का, जो जिसको पार्टीशन ऑफ बंगाल को मुस्लिम्स के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, एक टर्निंग पॉइंट समझा जाता है। और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं अलग एक लेक्चर में, मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इसको बताना ज़रूरी था। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के साथ लिंक करने के लिए इनके ऊपर इनका ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी था। पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है 1905 के अंदर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इसको इसकी पार्टीशन करती है बगैर किसी के से पूछे, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू की बेस पे जो है वो इसको, और भी बहुत सारे इशू थे जो, लेकिन मेन जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक वसी सूबा था और इसको वो कवर नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बगैर मुस्लिम्स और हिंदू से सजेशन लेने की वो लेना ज़रूरी नहीं समझा, और उसने इनको इसको क्या कर दिया, इसको पार्टीशन कर दी इसकी। तो ये भी बहुत बड़ा, इसकी वजह से भी बहुत सारे जो है मूवमेंट स्टार्ट हो गई। मुस्लिम्स को तो फ़ायदा था, लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी थी, उन्होंने बहुत सारे उसके रिएक्शन भी सामने आए। स्वदेशी मूवमेंट जैसी एक मूवमेंट भी चली। उसके बाद 1906 के अंदर जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल की बेस पे मुस्लिम समझ गए कि अब हम जो है अपने लिए खुद कुछ करें, तो फिर मुस्लिम्स क्या किया, लॉर्ड मिंटो के पास एक वफ्द लेके गए थे शिमला, जिसको हम शिमला डेपुटेशन कहते हैं। शिमला डेपुटेशन, एक शिमला वफ्द, शिमला के अंदर एक मीटिंग हुई थी किसकी, लॉर्ड मिंटो और 35 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस एरियाज ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। तो उसके सामने उन्होंने अपने
कुछ मुतालबात, कुछ डिमांड्स रखी थी। चैनल के ऊपर ये भी शिमला डिप्यूटेशन के ऊपर एक अलहदा से लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो इन चीज़ों से उनका फिर क्या हुआ, इसकी वजह से ये शिमला डिप्यूटेशन के बाद मुस्लिम लीग का क़याम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फ़ॉर्मेशन हुई, उसकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। तो इससे स्वदेशी मूवमेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी वजूद में आ चुकी थी 1885 के अंदर। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बन चुकी थी। इस तरह पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ बहुत सारे रिएक्शन स्टार्ट हो चुके थे, जैसे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, और भी बहुत सारे। तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो अंडर प्रेशर थी। और अब वो जो थी पॉलिसी ऑफ टाइटनिंग की बजाय वो किस तरफ झुकना चाहती थी, किस तरफ आना चाहती थी, पॉलिसी ऑफ रिलैक्सेशन की तरफ। तो उन्होंने क्या किया, मिंटो और मार्ले ने मिलकर जो है बहुत ज़्यादा कोशिशें की मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स लेके आने की। तो उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों से कहा कि हम जल्द ही आप लोगों के लिए एक मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित होगा, आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। पहले हम उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्राउन से पास करवाएँगे। जब वो पास कर लेगी, तो वो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ इसका बैकग्राउंड था मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स का। अब इसमें इसकी फीचर्स कौन-सी थी, वो कौन-सी उन्होंने इसके अंदर कौन-कौन सी सहूलियात दी हमें, कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ दी, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप इसको अच्छी तरह समझिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फीचर्स पढ़ेंगे कि ये जो पॉलिसी ऑफ रिलैक्सेशन की तरफ जब आए, जो उन्होंने मुसव्वदा तैयार किया, जो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो क्राउन है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहाँ से जो पास कराया, और फिर इंडियन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तो उसके जो फीचर्स थे वो क्या थे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।